नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शाम के बज गए हैं 8:30 और आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं पॉलिटी से संबंधित बीपीएससी द्वारा पूर्व में आयोजित की गई परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, कल के सेशन में हम लोगों ने 1 से 50 तक प्रश्नों का अभ्यास किया था, तो उसी को आज बढ़ाते हुए हम लोग आगे का प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, यह सारे प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूर्व में आयोजित की गई प्रश्न है जो आगामी शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, कल जो हम लोगों ने यहीं से प्रश्न को छोड़ा था, तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को। तो हम लोगों ने इसको प्रश्न को सबसे लास्ट में कल किया था, तो ये 26 नवंबर को क्या भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र या एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत को घोषित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक शब्दों में, जनता के जनतंत्र शब्दों में, जनता के लोकतंत्र शब्दों में या हम भारत के लोग शब्दों में। तो देखिए, संविधान का जो व्याख्या किया गया है, तो उसमें सबसे पहले जो है शुरू किया गया है कि हम भारत के लोग। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे भारत में जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो इसका राइट आंसर यही है कि यह प्रकृति में क्या है? संघीय है, किंतु भावना में क्या है? एकात्मक है। आइए इससे संबंध में थोड़ा और संक्षिप्त में देख लेते हैं। बताया गया है कि संविधानवेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, एक संगठनात्मक तथा दूसरा एकात्मक। तो एकात्मक संविधान वह संविधान है, एक सेकंड दोस्तों, देखिए, एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। जो केंद्रीय सरकार है वह क्या है? एकात्मक सरकार है, उसकी सारी शक्तियाँ क्या है? केंद्र के पास ही हैं। तो यही बताया गया है। आगे देखते हैं कि इसमें प्रांतों के केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संगठनात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वताओं ने काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संगठनात्मक संविधान है। आइए आगे देखते हैं। किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संगठनात्मक मानने में आपत्ति है। तो देखिए, जो हमारा संविधान है वो क्या है?
दो वर्गों में विभाजित है, एक संघनात्मक तथा दूसरा एकात्मक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, या दल बदल विरोधी कानून से। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दल बदल विरोधी कानून से। जो भारत की जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं संक्षिप्त में कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1985 में, उसी समय जोड़ा गया था दल बदल कानून को, 10वीं अनुसूची में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार डैश के अंतर्गत, डैश के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो है किसके अंतर्गत है? तो संघ सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूमि सुधार है, कृषि से संबंधित है, तो यह है राज्य सूची के अंतर्गत। भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आती है। देखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो आगामी शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी ऐसे ही प्रश्न को उठाती है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर चैनल को। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म द्वारा तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हो ही जाता है। देशीकरण द्वारा, ये भी सही है। किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, ये भी सही है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय बैंक में हम किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति भारतीय बैंक में आके पैसा जमा कर देते, उससे उनको नागरिकता नहीं मिलती है। तो यहाँ प्रश्न कहता है कि भारतीय नागरिकता जो है नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये इसी के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि हम पैसा किसी भी देश में रखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस देश के नागरिक हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2018 को या 11 दिसंबर 2019 को। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी स्थिति को लोकसभा से पारित किया गया। क्या कहता है कि नागरिकता जो विधेयक जो है 2019 को 9 दिसंबर को 2019 में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन लोकसभा से पारित भी हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, यानी 9 को लोकसभा में और 11 दिसंबर को राज्यसभा में। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। देखिए 9 को लोकसभा से हो गया, 11 को राज्यसभा से हो गया और ये 12 दिसंबर को किससे हो गया? राष्ट्रपति से हो गया। तो बहुत स्पीड में यह जो विधेयक है वो पारित हो गया और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। कब से लागू हुआ? तो 10 जनवरी 2020 से। ये 2019 में दिसंबर 2019 में पारित हो गया और अधिनियम बन गया और 10 जनवरी 2020 को यह नागरिकता जो है संशोधन बिल पारित हो गया, लागू हो गया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विधि का नियम। देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि विधि का नियम या कानून का अधिराज का क्या मतलब है। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या ऑप्शन नंबर डी है कि एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए एक कानून
और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। किसमें? विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब यही है कि सभी के लिए, सभी जाति वर्ग विशेष के लिए एक ही कानून बनना चाहिए और एक ही न्यायतंत्र होना चाहिए। सभी को न्याय मिलना चाहिए एक ही तरीका से। ऐसा नहीं है कि किसी में भेदभाव करना चाहिए और किसी को किसी व्यक्ति को जो कास्ट वाइज सिस्टम जो डिवाइडेड है उसमें किसी को ज़्यादा सज़ा दे दी जाए और उसी कानून के तहत और किसी और को कम सज़ा दे दी जाए। तो इसमें यही बताया गया है कि सभी के लिए क्या है? कानून, एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट दिया हुआ है कि देखते हैं हम लोग कि विधि का नियम या कानून का अधिराज का तात्पर्य यह है कि सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और कानून भी, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, अभी हम बताए हैं कि जो कानून का अधिराज का मतलब यही होता है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी को समान अधिकार है बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का। अपने देश में सभी अधिकार भारतीय संसद द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को क्या किया गया है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो दोस्तों आइए थोड़ा इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 में दिया गया उच्चतम न्यायालय को, तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में, मतलब हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। उपयुक्त में न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रीट जारी करती है। जो अनुच्छेद आर्टिकल जो है, आर्टिकल 32 जो है उसमें 5 प्रकार की रीट जारी करती है न्यायालय जो है। तो देखिए पहला है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। देखिए यह जो प्रश्न है वो आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 को ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, हृदय और आत्मा कहा है। किसको? आर्टिकल 32 को ही अनुच्छेद 32 जो है इसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो मूल अधिकार है भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो है 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 12 से 35 तक में हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए यह भी प्रश्न जो है 39वीं बीपीएससी और 44वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो सारे प्रश्न जो है हम प्रीवियस ईयर के लेकर आए हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा सारे प्रश्न जो है इससे संबंधित और भी ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसके तहत कुछ और जानकारी दी गई है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। जो मूलभूत अधिकार है वो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कि संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो देखिए जो मूलभूत अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को हटाकर संपत्ति मूल अधिकार से, जो मूलभूत अधिकार से संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके बारे में बताया गया है कि संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, पहले आता था लेकिन इसको हटा दिया गया है। पहले मूलभूत अधिकार में ही संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब क्या किया गया है, उसको हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूलाधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 क में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस अनुच्छेद कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया और 300 क में डाल दिया गया है और केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। किसको, तो संपत्ति के अधिकार को। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। प्रतिषेध को, परमादेश को, उत्प्रेषण को या अधिकार परीक्षा को। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों कौन सा संवैधानिक उपचार में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो अधिकार जो परीक्षा है, अधिकार परीक्षा को ही क्या कहा जाता है, पोस्टमार्टम कहा जाता है। अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और संक्षिप्त में देख लेते हैं। देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसको कहा है, आर्टिकल 32 को। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो देखिए आगे कि संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अंतर्गत उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रीट में शामिल, पोस्टमार्टम रीट कहा गया है। किसको, उत्प्रेषण को। लेकिन पोस्टमार्टम किसको कहा गया है, वो कहा गया है अधिकार परीक्षा को। आगे देखिए, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाही की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर में विकल्प डी सही दिया हुआ था। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उत्प्रेषण को भी माना गया है कि पोस्टमार्टम रीट में आता है और अधिकार परीक्षा को भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। एक जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान के 7वीं अनुसूची में, संविधान के प्रस्तावना में। तो एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, वर्णित किया गया है। किसमें, नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है वर्णित किया गया है। यह प्रश्न जो है 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। आइए दोस्तों इससे संबंधित थोड़ा और डिटेल में जानकारी देख लेते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श है जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। किसमें रखना चाहिए, क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत या चुनाव आयोग के अधिनियम के अंतर्गत। तो देखिए ये पंचायती के बारे में बताया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उसी में क्या किया गया है, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की बात कही गई है। किसमें, नीति निर्देशक तत्वों में।
यह प्रश्न जो है 45वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत की गई है? नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्यों के लिए ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है। तो याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो वो राज्यों के सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसमें की गई है? नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। 40 में क्या गठन किया गया है? कि 40 में राज्यों के लिए ग्राम पंचायत संगठन का प्रावधान किया गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किसमें? तो 40वें संविधान संशोधन में, 43वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 39वें संशोधन द्वारा। तो देखिए जितना भी कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, जो भी शामिल किया गया है जिन जिन चीज़ों को संशोधन करके, वो 42वें में हुआ है। और 44वें में क्या हुआ है कि जितना भी चीज़ है जिसको हटाया गया है वो 44वें यानी 44वें संविधान संशोधन में किया गया है और जोड़ा गया है किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किसमें? तो 42वें संविधान संशोधन में। देखिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी दिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया है। किसको? संबंधित भाग 4 का क एवं अनुच्छेद 51 का क को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। पहले जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले 10 थी, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को क्या किया? जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो आचार आदेशों के नाम से। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाते हैं? ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न 80 है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में क्या करता है? बैठता है। तो देखिए पहले इसको डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। भारत के जो राष्ट्रपति है लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर क्या करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन होती है? तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो है अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता। तो ये तो गलत है। संसद का हिस्सा होता है, बिल्कुल सही बात है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। तो देखिए ये भी इसका राइट आंसर है। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 81वां नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो देखिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अनुपातिक
प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा इसका चुनाव होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसके पास सौंपा जा सकता है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसको किसके समक्ष सौंपा जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि भारत के महाधिवक्ता को, किसको? संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रपति एक पद है जो सबसे ऊपरी पद है और उसके ऊपर बस एक ही है, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए जब भी राष्ट्रपति का कुछ भी इशू होगा तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ही देखेंगे, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही उनका हल किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। आइए इसके बारे में बताया गया है, थोड़ा देख लेते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला देंगे ना, वही अंतिम फैसला होता है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोपरि है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति है उनके पद को प्रधानमंत्री अकेले हटा नहीं सकते हैं, लोकसभा भी अकेले नहीं हटा सकता है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी अकेले नहीं हटा सकते हैं। तो संसद द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है, उनके ऊपर महाभियोग लगाकर, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा सारे दल के मंत्री और सांसद मिलेंगे तभी जाके राष्ट्रपति के ऊपर उनके पद से हटाया जा सकता है, वो भी महाभियोग लगा के ही हटाया जा सकता है। तो देखिए यह प्रश्न जो है 39वीं बीपीएससी और 47वीं बीपीएससी 1994 और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए यह सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग गौर करिएगा कि सारे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न है और आगामी शिक्षक बहाली में यह सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे भी जो दर्शक है जो देख रहे हैं वीडियो उन्हें पसंद आ रहा है, इसलिए वे हमसे जुड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 56 के खंड 1 तथा उपखंड खंड ख के अनुसार, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अनुच्छेद जो 56 के खंड 1 और उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को क्या? अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 84 नंबर कि भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है कौन है? एग्जीक्यूटिव जो हेड है भारत का वो कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या भारत के मुख्य सचिव? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष हुए हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो हेड है वो है भारत के राष्ट्रपति, ये सर्वोपरि पद होता है, ठीक है। ये प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति हैं। अभी जो है हाल ही में अभी के वर्तमान के राष्ट्रपति जो है वो है द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी महिला है, पहला आदिवासी महिला है, जनजाति महिला है जिन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है महिला में। तो इसलिए ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए इसके बारे में दिया गया है थोड़ा कि अनुच्छेद 51(1) के अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होती है, किसके तहत? 53(1) के तहत। 53(1) के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।
आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 85 नंबर कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। जो केंद्र सरकार है उसमें उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। तो भारत के महान्यवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं वही क्या होते हैं, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं। ठीक है, यह 63वीं बीपीएससी प्रश्न 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय यानी यूपीएससी यह भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है, तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, या ऊपर में से वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो देखिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इन तीनों परिस्थिति में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, तो वो है 356। और 360 में क्या है, 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो आज तक भारत में कभी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकते हैं। और 356 के तहत ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, हथियारबंद या बाहरी आक्रमण हुआ युद्ध के आधार पर, 356 के तहत भारत में देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। और 352 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। किसके द्वारा, तो राज्यपाल एक लिखित पत्र देंगे किसको, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, यहाँ पे राज्यों में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, 352, 56 और 360। इसमें क्या होता है, ये वित्तीय आपातकाल है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है और ये राज्यीय आपातकाल है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा दिया गया है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। किसके तहत, तो 352 के तहत। ठीक है, आपातकाल की घोषणा करता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के आधार पर, अथवा युद्ध के आधार पर। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि 89 नंबर है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। जो भारतीय संविधान है भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है, तो इसके बारे में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो देखिए भारतीय संविधान जो है राष्ट्रपति को इसका अधिकार देता है, इसका भी अधिकार देता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के नियुक्ति का भी अधिकार देता है, परंतु बी जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्ति करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर भी यही होते हैं। और देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का इनको अधिकार है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में दिया गया है कि अनुच्छेद किसके तहत, 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे, क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो देखिए इनके पास अधिकार है, क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार इनके पास नहीं है, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह तीनों इनके पास अधिकार है, परंतु बी जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार इनके पास नहीं है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक
साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन मिलना चाहिए, तभी जाके वो हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, बिहार से। तो देखिए, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे बिहार से। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के क्या थे? देखिए, ये क्या थे? संविधान सभा के। संविधान सभा जब गठन हुआ था 9 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 9 दिसंबर को कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य, तो वो 2 दिन के लिए रहे, यानी 9 और 10 दिसंबर तक। फिर 11 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक हुई, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो ये हो गए अस्थाई अध्यक्ष, और ये क्या थे? 2 दिन के लिए अस्थाई अध्यक्ष। कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे बिहार से। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए इसके बारे में दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे 2 दिनों के लिए, 9 और 10 दिसंबर के लिए। ठीक है, और 11 दिसंबर से अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे। कौन? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, वो बिहार से थे। जयप्रकाश नारायण वो भी बिहार से थे। इन सभी लोगों का भारत के आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारत जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में, अगस्त 1942 में, तो इन्हें क्या किया था? अंग्रेजों ने पकड़ के पटना जेल में बंद कर दिया था। किनको? राजेंद्र प्रसाद जी को। और जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। तो दीपावली की रात को हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी उनके मित्र थे, उन्हीं के सहयोग से वो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और फिर नेपाल चले गए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने इतना प्रश्न देखा, तो आगे का प्रश्न जो है अगले सेशन में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक करते नहीं हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नए सेशन में, एक और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।